हम लोगों को मेनली जो पढ़ना है, चाहे मैं ओ लेवल के हिसाब से देखूं या बीसीए के हिसाब से देखें या हार्डवेयर के हिसाब से देखें, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि हमें क्या पढ़ाई करनी है, हमें कंप्यूटर हार्डवेयर की पढ़ाई करनी है, कंप्यूटर हार्डवेयर की पढ़ाई करनी है। अब इसी को कुछ लोग कंप्यूटर हार्डवेयर भी बोल सकता है, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोमा इन हार्डवेयर भी बोलते हैं, DIH भी शॉर्ट में बोलते हैं। अब मान लो कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि BCA करना है, क्या करना है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्या करना है, O लेवल, करेक्ट। अब इन सभी में जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन टॉपिक है, चाहे वो DIH आप कर रहे हो, चाहे BCA कर रहे हो, चाहे आप क्या कर रहे हो, O लेवल कर रहे हो, इन सभी में जो कॉमन टॉपिक है वो क्या है और उस टॉपिक में क्या कुछ पढ़ना होता है, आज यही हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है। चाहे वो DIH हो, चाहे BCA हो, चाहे O लेवल हो, इसमें जो कॉमन चीज़ है उसमें पहला चीज़ है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल। सबसे पहला क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल। ये सभी को पढ़ना है, कंप्यूटर फंडामेंटल, ये सबको पढ़ना है। चाहे BCA आप कर रहे हो, चाहे MCA कर रहे हो, चाहे आप इवन O लेवल कर रहे हो, चाहे DIH कर रहे हो। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबको पढ़ना है कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद, वो पढ़ना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप सबको पढ़ना है, BCA वाले को भी पढ़ना है, O लेवल वाले को भी पढ़ना है और DIH वाले को भी पढ़ना है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट है जो सबको पढ़ना है, वो पढ़ना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबको पढ़ना है। अब इसके अंदर क्या होता है वो भी हम लोग जिक्र करेंगे, अभी मेन टॉपिक पहले देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद क्या पढ़ना होगा जो कॉमन है सबके लिए, तो जो मेन फिर होगा कॉमन सभी के लिए, वो होगा प्रोग्रामिंग। क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या पढ़ना होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक और कॉमन है जो सबके को पढ़ना होगा, वो क्या है, डेटाबेस। वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इससे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये सबको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग कोई भी एक चीज़ उठा सकते हैं जो सबके लिए क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है। इसे पढ़ा जा सकता है जो सबके लिए क्या है, कॉमन है। अब इसमें सबसे पहले एक एक करके सबको हम डेप्थ में देखते हैं। ये तो बस मेन टॉपिक हमने बताया। अब रही बात कि कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या आना चाहिए मेरे को, तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हमें आना चाहिए कंप्यूटर के बारे में। अब कंप्यूटर के बारे में क्या आना चाहिए पहले, कि कंप्यूटर क्या होता है, कितने तरह का होता है ना, कंप्यूटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसके कितने पार्ट्स हैं। कल बताया भी था सेम डायग्राम को, बस आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ अभी। तो इसमें सबसे पहला पार्ट होता है, उसे क्या कहेंगे, हार्डवेयर। अब कंप्यूटर क्या है, क्या बताए थे हम कल, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से क्या करता है, इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद यूज़र को आउटपुट देता है या रिजल्ट देता है। अब रही बात कि कंप्यूटर कितने अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाकर के बनाया गया है, तो क्या बोलेंगे,
कंप्यूटर 3 अलग अलग तरह के कंपोनेंट को मिला के बनाया गया है, हार्डवेयर, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बोला जाता है कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को, सॉफ्टवेयर बोला जाता है कंप्यूटर के लॉजिकल पार्ट को, और जो लॉजिकल और फिजिकल दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, उसे क्या बोला जाता है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है उसे फर्मवेयर बोला जाता है। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर से मिलके क्या बना है, कंप्यूटर बना है। और ऐसे भी अगर पूछ जाए आपसे कि कंप्यूटर को कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, तो क्या बोलोगे, कंप्यूटर को 3 डिफरेंट यूनिट्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। 3 यूनिट्स कौन कौन से हैं, तो पहला यूनिट है जहाँ की हमें रिजल्ट मिलता है, जहाँ की आउटपुट दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, आउटपुट यूनिट। क्या बोलते हैं, आउटपुट यूनिट बोलते हैं इसे। और जहाँ से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, आदेश देते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, आदेश देते हैं, उसे क्या कहेंगे, इनपुट यूनिट। और जहाँ कंप्यूटर अपना सारा वर्क करता है, सारा प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट। अब देख पा रहे होगे मैं कोशिश कर रहा हूँ इन दोनों को क्या दिखाने का, इन दोनों को क्या बोलेंगे, इनपुट यूनिट। क्या बोला जाता है इसको, इसे आप बोल सकते हो इनपुट यूनिट, है ना। और इसे क्या बोलोगे, आउटपुट यूनिट। और इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलेंगे, पी यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा पूरा सिस्टम जो है, पूरा कंप्यूटर है, कितने यूनिट्स में बटा हुआ है, 3 यूनिट्स में बटा होता है। कौन कौन सा, इनपुट यूनिट जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट जिसके द्वारा कंप्यूटर अपना सारा प्रोसेस करता है, और आउटपुट यूनिट जहाँ की कंप्यूटर हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है, वो क्या है, आउटपुट यूनिट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर कितने अलग अलग तरह के कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, 3 तरह के कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। बोल सकते हैं या नहीं, बोल सकते हैं कि 3 तरह के कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। हार्डवेयर किसे कहेंगे, तो कंप्यूटर का सारा फिजिकल पार्ट, जिसे कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई रंग रूप आकार है, उसका क्या है, हार्डवेयर। और कंप्यूटर का वो लॉजिकल पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, सॉफ्टवेयर। और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है, और जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कनेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, फर्मवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर का भी अलग अलग टाइप होगा, क्या हमने पढ़ा है, हाँ कि ना। तो हमने पढ़ा है कि हार्डवेयर का भी अलग अलग टाइप होता है। हार्डवेयर का कितना टाइप होता है काजल, हार्डवेयर का कितना टाइप बताए थे, ना ना ना, पहले हार्डवेयर का कितना टाइप बताए थे, इनपुट डिवाइस, और क्या बताए थे। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या बताए थे, ये बताओ मुझे। इनपुट डिवाइस में हमने कौन कौन सा डिवाइस बताया था, याद है। इनपुट के अंदर हमने देखा था पहला क्या, कीबोर्ड। अगर हमें कंप्यूटर को कुछ भी लिखित रूप में देना है तो हम किसकी सहायता से दे सकते, कीबोर्ड की सहायता से, हाँ कि ना, जी हाँ। दूसरा कि अगर हमें कीबोर्ड के द्वारा लिख के आदेश दे सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर के पास कोई इंस्ट्रक्शंस पहले से है, बस मुझे उसे चूज करना है, सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करके आदेश देने के लिए जो इनपुट डिवाइस यूज होगा उसका नाम क्या है, माउस। इसलिए माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसके बाद अगर मान लो कि आपको क्या करना है, कंप्यूटर को कोई भी इमेज देना है, या कोई भी आपके पास जो प्रिंटेड पेज है वो देना है एज अ इंस्ट्रक्शंस, तो इसके लिए क्या यूज किया जाएगा, इसके लिए जो इनपुट डिवाइस है उसका क्या नाम है, स्कैनर। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो इन हार्डवेयर का पहला टाइप क्या देखा हमने, इनपुट डिवाइस। दूसरा टाइप क्या होता है मिश्रा जी, दूसरा टाइप क्या होता है, चलो पहला टाइप तो बता दी काजल हम लोगों को, प्रोसेसिंग नहीं बताइएगा। हार्डवेयर डिवाइस का दूसरा टाइप क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस में कौन कौन सा डिवाइस आएगा बता सकते हैं,
प्रोसेसिंग डिवाइस में पहला डिवाइस मेन क्या आएगा? सीपीयू। फुल फॉर्म क्या होता है जी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर में जितना भी कैलकुलेशन, कंपैरिजन होता है वो सब किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा। अब उसके बाद कंप्यूटर में पावर सप्लाई का जो काम करता है, क्या नाम है उसका? एसएमपीएस। फुल फॉर्म भी बताए थे, याद होगा, और नहीं तो कल वाला वीडियो देख लेना है आप लोगों को, यूट्यूब पे डला ही है। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस। और एसएमपीएस का काम कितना बताए थे? 2 काम बताए थे। पहला कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और दूसरा कि ये वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये 2 काम है किसका? एसएमपीएस का। अब कंप्यूटर में मेमोरी 2 तरह का होता है, परमानेंट और एक टेम्पररी। और जो टेम्पररी मेमोरी होता है उसका क्या नाम है? रैम, या जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब परमानेंट जो मेमोरी होता है उसका नाम क्या है? हार्ड डिस्क। जहां डेटा परमानेंटली स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क। इसके अलावा इन सारे कंपोनेंट को आपस में क्या होना चाहिए? कनेक्ट करने वाला कोई, और जो कनेक्ट करता है उसका नाम क्या है? मदर बोर्ड। तो इन सभी को किस कैटेगरी में रखेंगे? प्रोसेसिंग। अब एक और बच गया हमारा, दैट इज क्या? आउटपुट डिवाइस। अब बताओ कि आउटपुट डिवाइस में किसे रखेंगे हम? आउटपुट डिवाइस में किसे रखा जाता है? तो क्या बोलेंगे? आउटपुट। अगर डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आएगा? गेस करो। पहला प्रिंटर, दूसरा मॉनिटर, ठीक है। अब इसमें से हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? प्रिंटर को। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? मॉनिटर को। तो आउटपुट डिवाइस कितना? 2, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अभी जो ऑन स्क्रीन चीजें दिखाई दे रही है, क्या बोलेंगे? ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है कि हार्ड कॉपी है? और इसी को जब हम प्रिंटर से प्रिंट कर लेंगे तो क्या बोलेंगे? ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो ये हार्डवेयर का टोटल कितना सेक्शन? 3। तो हार्डवेयर कंपोनेंट जितने भी लगे हैं हमारे सिस्टम में वो कितने तरह का हो सकता है? 3 तरह का। कौन कौन सा? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्मवेयर के तरफ। तो जिस तरीके से हमारे बॉडी में हमारे हार्ट का रोल है, वही रोल किसका है इसमें? फर्मवेयर का है। अगर फर्मवेयर ना हो तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों धरा रह जाएगा, हमारा कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि इन दोनों को जो मिलाता है, दोनों को जो कोऑर्डिनेट करता है, उसी का नाम क्या रखा गया है? फर्मवेयर। और फर्मवेयर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसका नाम क्या है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या इसे बायोस कहते हैं। आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं किसके तरफ? सॉफ्टवेयर के तरफ। तो सॉफ्टवेयर का कितना टाइप होता है? क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर का कितना टाइप होता है? तो बोलेंगे सॉफ्टवेयर का अलग अलग टाइप होता है। क्या बताए थे, याद है आप लोगों को? सॉफ्टवेयर होता क्या है पहले, ये सबको पता कि नहीं? चलो, कल ही हमने जिक्र किया था। और सॉफ्टवेयर तक पहुंचना है तो आपको एक हायरार्की पहले फॉलो करना होगा। वो हायरार्की क्या होगा? तो चलिए मैं जरा रिकॉल करूं। वो हायरार्की होगा, याद है सभी को? हायरार्की कहने का मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग? कि पहले क्या तब क्या, यही ना मतलब हुआ मेरा कहने का। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? डेटा। कंप्यूटर में डेटा का क्या मतलब होता है? कोई भी फैक्ट, डेटा कहने का मतलब क्या है? सेट ऑफ फैक्ट्स। मतलब किसी भी जानकारी को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहेंगे? डेटा कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या, डेटा के बाद क्या आना चाहिए? प्रोग्राम। डेटा के बाद क्या आना चाहिए? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है?
ऑलरेडी बताया गया है। प्रोग्राम किसे कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहेंगे? प्रोग्राम कहेंगे। और यूं समझ लीजिए कि अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो मेरे पास दो ही चॉइस होता है, या तो हम प्रोग्राम लिख करके उससे काम करवाएं, या जो प्रोग्राम ऑलरेडी किसी ने लिख रखा है वो प्रोग्राम यूज करके हम कंप्यूटर से कोई काम करवाएं। हमारे पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। इट मीन्स दैट इफ आई हैव टू परफॉर्म एनी टास्क यूजिंग अ कंप्यूटर, then I have only two choices. Either have to write a program or have to use the program that has been written by someone else. अब ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए कि हमारा कोई एक सर्वेंट है, अगर मुझे उससे कोई काम करवाना है तो या तो जो काम करवाना है वो मुझे लिख के देना पड़ेगा उसको, या अगर वो जो काम कर सकता है उसके पास लिस्ट होगा। अब मान लो आप कहीं जाते हो रेस्टोरेंट में ही खाने के लिए, तो आपके पास क्या चॉइस है? उसके पास एक मेनू कार्ड है, आपको आकर के दे रहा है, उसमें से आप जो सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से वो सर्व करेगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि मान लो कहीं एक जा रहे हो आप रोड किनारे, जो एक छोटा सा होटल खुला हुआ है जिसमें कोई सिस्टम कोई नहीं बना हुआ है तरीका, तो क्या बोलोगे? तो आपसे पूछेगा भरवली आके, या आप खुद बोलोगे कि हमको ये चीज दे दो? तो वहां सेलेक्ट करना है कि आपको देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, पहले से कोई फॉर्मेट बना हुआ नहीं है। तो दो ही ऑप्शन है आपको, अगर कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो या तो आप प्रोग्राम लिखेंगे, या प्रोग्राम जो ऑलरेडी लिखा गया है उसको आप यूज करेंगे। तो प्रोग्राम है क्या? आदेशों का एक समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर कोई खास तरह के काम को कर सकता है। वैसे आदेशों के समूह को ही क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट क्या बनता है? नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। यही था ना? सॉफ्टवेयर क्या होता है शाहिल? क्या बताए? साहिल कौन है? हाँ, हाँ ये सही बताया। तुम्हारा क्या नाम है? अल्ताफ सही बता रहा है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और तुम जो बता रहे हो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हो। सॉफ्टवेयर दो तरह का बताए थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो तुम जो बता रहे हो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हो, नहीं? तो डेटा बोला जाता है सेट ऑफ फैक्ट्स को, प्रोग्राम बोला जाता है आदेशों के समूह को, और सॉफ्टवेयर बोला जाता है प्रोग्रामों के समूह को। और कंप्यूटर से जो भी काम करना है, जैसे मान लो ये मैं अभी लिखने का ही काम कर रहा हूं, तो ये भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है ना। अगर रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ये भी क्या एक सॉफ्टवेयर की मदद से ही हो रहा है ना। तो कंप्यूटर में कोई भी काम कर रहे हैं तो किसके हेल्प से कर रहे हैं? एक सॉफ्टवेयर की मदद से। बिना सॉफ्टवेयर का तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो सॉफ्टवेयर का कितना टाइप होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इतना तो समझ में आ गया। सॉफ्टवेयर क्यों होता है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर एक मेटल के जैसा है, एक धातु के जैसा है, जिससे हम कोई भी काम नहीं करवा सकते। अगर मुझे कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो मुझे इसके लिए क्या यूज करना पड़ता है? एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मेटल के जैसा है, इसलिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होना जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है, बिना तो इसके कुछ होगा ही नहीं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने तरह का होता है। जैसे कि अगर मुझे गाना सुनना है तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अगर मुझे इंटरनेट पे कोई साइट ब्राउज करना है, इसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अगर हमें कोई ट्रेडिंग करना है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है, तो इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। हमें इंडियन रेलवे का कोई टिकट बुक करना है, इसके लिए भी क्या यूज कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अगर हमें कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, उसके लिए हम होटल बुक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या यूज कर रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हो गया कि हर एक काम को करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं? एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं। तो क्या सारे सॉफ्टवेयर को एक ही टाइप में रखा गया है, फिर अलग अलग टाइप में
बांटा गया है। तो क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर को दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप में क्या है सॉफ्टवेयर का, याद है, पहला टाइप क्या रखा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या रखा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला क्या टाइप रखा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या टाइप रखा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो यूजर के खास काम को करने के लिए बनाया गया है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए बनाया गया है। जैसे हम लोग के मोबाइल में एंड्रॉयड है या iOS है, तो एंड्रॉयड या iOS जो है हमारे मोबाइल में, वो किसका एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। लेकिन अगर हमारे फ़ोन में ट्रू कॉलर है, MX प्लेयर है, या और भी कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, वो सब किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको एक डायग्राम से भी हमने बताया था, याद है क्या आप लोगों को, क्या डायग्राम बना था, सबसे नीचे कौन बैठा होता है, हार्डवेयर, और हार्डवेयर के जस्ट ऊपर कौन बैठा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन बैठा होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के जस्ट ऊपर कौन बैठा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जस्ट ऊपर कौन बैठा होता है, यहाँ कौन बैठा होता है, यूजर, जो हम लोग हैं। तो ये डायग्राम भी याद रहेगा तो समझ में आएगा कि किसका क्या जगह है, क्या पोजीशन है, क्या यूज है। तो हमें कोई भी काम करना होता है तो हम किसको बुलाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कॉल करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कॉल करेगा, हार्डवेयर को। तो हम लोग डायरेक्ट हार्डवेयर से नहीं बात कर सकते, हम लोग डायरेक्ट किससे बात कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे बात कर सकता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर किससे बात कर सकता है, हार्डवेयर से। तो याद रहेगा ये। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कितना टाइप बताए थे काजल, 3 की 2 था। कौन कौन सा 2 था मिश्रा जी, 2 बताए थे ना, 2 तो सही बता दी, नाम आप बता दो। हाँ, एक था लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसको LT बोलते हैं, और नो माय बैड, एक था लैंग्वेज, क्या था, सॉरी, एक है लैंग्वेज, और दूसरा क्या बताए थे, पैकेज। दूसरा क्या बताए थे, पैकेज। पहला लैंग्वेज और दूसरा पैकेज। हाँ, LT और OS वो किसका टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का 2 टाइप, लैंग्वेज और पैकेज। लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो लैंग्वेज उस कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं, उस कंप्यूटर लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें कि हम कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए जो कंप्यूटर की भाषा हम इस्तेमाल करते हैं उसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। अब लैंग्वेज हम लोगों को पढ़ना है, किसको, BCA वाले को पढ़ना है, O लेवल वाले को पढ़ना है, हार्डवेयर वाले को नहीं पढ़ना है, बस खाली इसको जानना है कि लैंग्वेज क्या होता है। लेकिन हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है पूरे डेप्थ में। जैसे क्या पढ़ना है, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो C लैंग्वेज पढ़ना है, C++ पढ़ना है ना, पाइथन पढ़ना है, PHP पढ़ना है। ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, इतना सारा। अगर हम पैकेज की बात करें तो पैकेज हमें पढ़ना है सबको, BCA वाले को भी पढ़ना है, O लेवल वाले को भी पढ़ना है, और हार्डवेयर वाले को भी पढ़ना है। और पैकेज में जो पढ़ना है उसका नाम है MS ऑफिस। क्या नाम है, MS ऑफिस। MS ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन है जिसमें कि डॉक्यूमेंटेशन के काम को करने के लिए, इनवॉइसिंग का काम करने के लिए, प्रेजेंटेशन का काम करने के लिए, डेटाबेस का काम करने के लिए, मेलिंग का काम करने के लिए,
अलग अलग एप्लीकेशन बनाया गया और उन्हीं एप्लीकेशन का जो ग्रुप बनाया गया उसी को क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। पैकेज मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो एप्लीकेशन का जो ग्रुप है उसी को एप्लीकेशन पैकेज बोलेंगे। और पैकेज का नाम क्या होता है, एमएस ऑफिस। पैकेज का नाम क्या है, एमएस ऑफिस। तो जो बना बनाया सॉफ्टवेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैकेज बोल रहे हैं। और जब मुझे सॉफ्टवेयर बनाना हो, इसके लिए जो हम इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट को क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज। ये दोनों पॉइंट याद रहेगा। जिस इन्वायरमेंट में हम कोई क्या करते हैं, एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, वो कहलाता है लैंग्वेज। और जो बना बनाया एप्लीकेशन है, डेवलप किया गया एप्लीकेशन है, उसे क्या बोलेंगे। अब बढ़ते हैं किसके तरफ, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं अल्ताफ, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। हाँ, जो हमारे हार्डवेयर को, नहीं हमारे हार्डवेयर को, हमारे सिस्टम को, यहां देख पा रहे हो ना जहां भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, जो कंट्रोल करेगा उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक क्या होता है एलटी और दूसरा क्या होता है ओएस। पहला एलटी और दूसरा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये सबको पढ़ना है, और खासतौर से एलटी के बारे में उन्हें पढ़ना है जिनको कि प्रोग्रामिंग पढ़ना है, लाइक ओ लेवल वाले को, बीसीए वाले को, इन लोगों को पढ़ना है। बीटेक वाले को एलटी के बारे में पढ़ना है। एलटी क्या होता है काजल, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। काम क्या है इसका, हाँ बहुत अच्छे। इट मीन्स कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करने का काम करता है उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ किस कोड को समझता है, 0 और 1 से बने हुए कोड को या लैंग्वेज को ही सिर्फ कंप्यूटर समझता है। इवन कि अगर हम कंप्यूटर में ए ऐसे लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर पता है इंटरनली कैसे लिखता है इसको, 01501 ऐसे लिखता है। हम लोग ऐसे लिख रहे हैं लेकिन कंप्यूटर इसको ऐसे लिखता है। कुछ भी, इवन कोई फोटो हो उसको भी कंप्यूटर इंटरनली कैसे लिखता है, 01 के रूप, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ किसे समझता है, 0 और 1 को, मशीन कोड। तो सवाल ये आ रहा है अपने मन में कि जब कंप्यूटर हर एक चीज को 01 के रूप में लिख रहा है और हम लोग तो लिख रहे हैं अपनी भाषा में, तो कोई तो हो जो यूजर लाइक मी, अगर हम अपनी भाषा में कोई कोड लिख रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो उसको कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट कर दें। और ये काम कौन करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कितना टाइप बताए थे मिश्रा जी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कितना टाइप बताए थे बच्चा, याद है आपको, पक्का। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का कितना टाइप बताए थे काजल, तीन था। नहीं, वो तो लैंग्वेज बता रही हो, ट्रांसलेटर में पूछ रहा हूं। एक था असेंबलर, याद करो, एक क्या था असेंबलर, याद आया, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है वो क्या है, असेंबलर है। दूसरा क्या बताए थे, दूसरा क्या था अल्ताफ, कंपाइलर। और तीसरा साहिल बता देगा, तीसरा क्या बताए थे, इंटरप्रेटर। क्या बताए थे, अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में हमने एक अंतर भी बताया था, याद है, क्या अंतर होता है आपको समझ में आ रहा है जो मैं बात बता रहा हूं अभी। ये सब रिकॉर्डेड भी रहेगा, इसको एक बार फिर सुनिएगा तो ये बिल्कुल याद हो जाएगा। और अभी ये जो बना लिख रहा हूं मैं, ये नोट्स भी आपको दे दूंगा। हाँ
बोलिए साहिल, क्या अंतर होता है बाबू कंपाइलर और इंटरप्रेटर में? सही बता रहा है नहीं ना? क्या बताइए मिश्रा जी। अगर मैं गलती होगा तो शो नहीं करेगा, गलती होगा तो वहाँ उसका सीक्वेंस नहीं होगा, जो सही होगा। ये सही बता। अगर मान लिया जाए कि हमने 10 लाइन का एक प्रोग्राम लिखा, 10वें लाइन में अगर कुछ गलत हमने लिखा तो कंपाइलर जो पहला 9 लाइन सही लिखा गया उसका भी रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि कंपाइलर सारे लाइन को एक बार में ट्रांसलेट करेगा और आखिर जिस लाइन में उसको गलती दिख गया तो बाकी जो लाइन है उसको भी वो ट्रांसलेट नहीं करेगा, क्योंकि समूचे को एक बार कर रहा है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो अगर 9 लाइन में उसको एरर नहीं मिला तो पहले लाइन में एरर नहीं मिला, पहले लाइन का आउटपुट दे दिया, दूसरे लाइन को ट्रांसलेट किया, एरर नहीं मिला, आउटपुट दे दिया। 10वीं लाइन में जब एरर आएगा तो उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, लेकिन 9 लाइन का तो आउटपुट मिल गया ना। तो दोनों में बेहतर क्या लग रहा है? इंटरप्रेटर। याद रहेगा? अब कोई पूछे कि ठीक है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में तो फर्क बता दिया कि कंपाइलर पूरे लाइन को एक बार ट्रांसलेट करेगा और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करेगा, लेकिन असेंबलर और कंपाइलर में क्या अंतर है? और कंपाइलर में हाँ, दोनों लैंग्वेज ही है बच्चा। बस ये बोलना है कि पहले जनरेशन में जो लैंग्वेज था जिसको फर्स्ट जीएल बोला गया उसे बोला जाता था मशीन लैंग्वेज, जो 0 और 1 से बना होता था। जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज था वो किससे बना था? 0 1 से। चलो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं पहले, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन था क्या था? क्या बोलेंगे? फर्स्ट जनरेशन को क्या बोला गया? मशीन लेवल लैंग्वेज। क्या बोला गया? और यहाँ कोई ट्रांसलेटर चाहिए तो क्या बोलेंगे? नो एलटी। काहे कोई एलटी नहीं चाहिए? क्योंकि अगर उसको 0 1 समझ में आता है और हम 0 1 में दे ही रहे तो ट्रांसलेटर का क्या ज़रूरत है? सोचिए ना कि आपको हिंदी या इंग्लिश समझ में आ रहा है, हम आपसे हिंदी या इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, तो कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत है? लेकिन मान लीजिए कि मैं अभी गुजराती में बात करूं, बंगला में बात करूं और आपको हिंदी सिर्फ आती हो तो क्या चाहिए फिर? ट्रांसलेटर चाहिए ना। अब लेकिन 0 1 में कोड करने में मुश्किल हो रहा था तो फिर क्या इंट्रोड्यूस किया गया? सेकेंड जनरेशन। और सेकेंड जनरेशन जो लैंग्वेज का आया उसका नाम क्या रखा गया? असेंबली लैंग्वेज। क्या नाम रखा गया? असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर चाहिए उसी का नाम क्या रखा गया? अब याद रहेगा? और असेंबली लैंग्वेज बना किससे होता था? सिंबल से। और उस सिंबल को बोलते क्या थे? न्यूमोनिक्स। क्या बोलते थे? न्यूमोनिक्स। अब सिंबल का इस्तेमाल करके कोड करना 0 1 के मुकाबले तो आसान था, फिर भी उतना आसान था नहीं। तो सोचा गया कि सबसे आसान क्या रहेगा कि हम लोग किसके साथ फेमिलियर हैं? इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। तो क्यों ना एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जाए जो कि नियर अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज हो। पूरी तरह से तो इंग्लिश लैंग्वेज ना हो, लेकिन 99% क्या हो? इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा हो। तो उसमें कोड करना,
उस कोड को समझना प्रोग्रामर के लिए क्या होगा, बहुत ही आसान होगा। तो इसे क्या नाम दिया गया, गेस करो, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। क्या नाम दिया गया, और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को क्या नाम दिया गया, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या नाम दिया गया, हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो नियर अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज होता है, और इसे ट्रांसलेट करने के लिए जो ट्रांसलेटर चाहिए इसे क्या बोलते हैं, कंपाइलर। लेकिन कंपाइलर के साथ दिक्कत ये था कि ये ट्रांसलेट करता है पूरे सोर्स कोड को एट वंस। क्या करता है, ट्रांसलेट इंटायर मतलब क्या समझते हो ना, समूचा, इंटायर सोर्स कोड इसके साथ समस्या यह था कि पूरे सोर्स कोड को एक बार में ट्रांसलेट करता था। अब इसके लिए एक क्या बनाया गया, एक नया ट्रांसलेटर लाया गया और उसका नाम क्या रखा गया, इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी ट्रांसलेट करता है, लेकिन क्या करता है, ये ट्रांसलेट कोड लाइन बाय। तो दोनों का ट्रांसलेट करने का क्या है, तरीका अलग अलग है। अब हाई लेवल लैंग्वेज का कुछ उदाहरण लिया जा सकता है क्या, हाँ बिल्कुल लिया जा सकता है। अब जैसे कि हमें BCA, बीटेक, ओ लेवल, इसमें कुछ हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ना है, जैसे C हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, पाइथन पढ़ना है, जावा हो गया, ये सब पढ़ना है। तो ये सब एग्जाम्पल किसका है, C# हो गया, .NET हो गया, सब किसका एग्जाम्पल है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब जरा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट छूट गया था। देखो तो यहाँ पे सब तो बन गया था इस डायग्राम में, लेकिन क्या छूट गया था, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अभी तक छूट गया था। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो क्या बता सकते हैं आप लोग, अगर आपसे पूछा जाए कि OS क्या है तो क्या बोलिएगा, OS किसको बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर एक परिभाषा देना हो, इसका डेफिनेशन देना होगा तो क्या दोगे, कल बताए थे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट as an interface between, BW लिख देंगे तो समझ जाओगे कि पूरा लिख दे, between user and हार्डवेयर, यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है, वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले क्या लिखे हैं जी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अति आवश्यक, वाइटल का मतलब क्या होता है, अति आवश्यक, मतलब जिसके बिना काम में नहीं चल सकता है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अति आवश्यक काम को करता है, जैसा कि पहला काम ये क्या करता है, जो बहुत जरूरी है, हमारे सिस्टम को बूट कौन करता है,
बूट मतलब चालू कर रहा हूँ। हमारे सिस्टम को बूट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ज़रूरी है कि नहीं है? अगर बूट ही नहीं होगा तो क्या हम कोई काम कर पाएंगे? नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करता है? To make the system easy to use, and for this it provide क्या लिखे इसका हिंदी समझ में आया आप लोगों को? पढ़ पा रहे हो कि नहीं? टू मेक द सिस्टम इजी टू यूज, ये सिस्टम को आसान बनाता है ताकि आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। और इसके लिए क्या करता है? एंड फॉर दिस, और इसके लिए क्या करता है? ये हमें इजी इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस मतलब फेस थ्रू विच a user can able to interact with the system is called interface। इन कंप्यूटर से बतियाने के लिए जो फेस इस्तेमाल किया जाएगा उसी फेस को क्या कहेंगे? इंटरफेस। तो कंप्यूटर से हम कोई भी काम करवा सके इसके लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए, और वो इंटरफेस भी कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसीलिए तो हेडिंग क्या दे दिए थे कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कौन करके देता है मुझे? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें से दो काम तो हो गया, तीसरा क्या है? टू मेक द सिस्टम इफिशिएंट टू यूज। इफिशिएंट टू यूज का मतलब क्या होता है जानते हो? पूरा का पूरा इस्तेमाल हो सके, इसी को बोलते हैं इफिशिएंट यूज। अब जैसे मान लो कि इसमें लगा हुआ है 1 TB का हार्ड डिस्क, 16 GB का रैम। अब अगर हम इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बहुत पुराना वाला डाल देंगे जैसे विंडोज 7, तो मैक्सिमम कितना GB रैम यूज करेगा? 4 GB। तो 12 GB तो हमारा बर्बाद जाएगा, इस्तेमाल तो हो नहीं पाएगा। कि हो पाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो कितना रिसोर्स यूज हो पाएगा ये भी कौन तय कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या लिखे हम? टू मेक द सिस्टम इफिशिएंट टू यूज, मतलब हमारे कंप्यूटर में जो भी रिसोर्स लगा हुआ है उन सारे रिसोर्स का मैक्सिमम यूज हो सके, ये भी कौन तय करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है। इसके अलावा और भी कुछ काम करता है क्या? हाँ, और भी बहुत काम करता है। जैसे फाइल को मैनेज करना। जैसे कंप्यूटर में अगर हम कोई भी फाइल बनाते हैं तो फाइल कहाँ स्टोर होगा, कितना उसको हार्ड डिस्क चाहिए, ये सब कोई तो तय करता होगा ना। कौन तय करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हम लोग कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उस फाइल का क्या साइज होगा ये कौन तय करेगा? ये भी तय करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको बोलते हैं क्या? मेमोरी मैनेजमेंट। अब मान लो कंप्यूटर को एक बार में हम बहुत सारा काम दे दिए हैं, अब कौन सा काम पहले होगा और कौन सा काम बाद में होगा, कौन सा काम बाद में होगा, ये कौन तय करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू तय होता है। और करता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो हमारा फाइल कौन यूज कर सकता है, कौन यूज नहीं कर सकता है, ये सारा कुछ कहलाता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सोचो कि चाहे हमारा मोबाइल हो चाहे हमारा कंप्यूटर हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो क्या ये ऑन भी हो पाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि बूट तो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है समझ में आया? ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आया?
अब बात रही कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह का होता है, तो क्या बताएंगे? ओएस का कितना टाइप? 2 टाइप। क्या क्या बताए थे, याद है साहिल? क्या बताए थे जी? अब तो देख के बता दो। अच्छा, कहाँ से देख के बताएगा, दिख ही नहीं रहा होगा। तो ओएस का कितना टाइप? 2 टाइप, सर्वर और क्लाइंट। अच्छा, सर्वर और क्लाइंट में फर्क समझते हैं? नहीं। सर्वर उसे कहते हैं जो कुछ किसी को देता है, और क्लाइंट उसे कहते हैं जो किसी दूसरे से कुछ लेता है ना? सर्वर दैट सर्व सम सर्विस टू देयर क्लाइंट। जो अपने क्लाइंट को कोई सर्विस सर्व करता है, प्रोवाइड करता है, उसी को क्या कहेंगे? सर्वर। और क्लाइंट किसे बोलेंगे? क्लाइंट बोलेंगे दैट avail some service from जो अपने सर्वर से किसी सर्विस को अवेल करता हो, इस्तेमाल करता हो, उसी को क्या कहेंगे? क्लाइंट। और जो सर्व करेगा उसे क्या कहेंगे? अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, ध्यान से सुनना है, एक कंप्यूटर है और इसी कंप्यूटर से कुछ और 2 कंप्यूटर जुड़ल हैं। ये दोनों भी कंप्यूटर जोड़ा हुआ है किससे? मेरे कंप्यूटर से। अब यहाँ से हमने कोई क्या बनाया है? एक सॉफ्टवेयर बनाया है। क्या बनाया है? एक सॉफ्टवेयर बनाया है, और मैं चाह रहा हूँ इसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल यहाँ से भी करें और यहाँ से भी करें। इसी आ जाओ इसी सॉफ्टवेयर को यहाँ से भी इस्तेमाल करें और यहाँ से भी इस्तेमाल करें। तो यही सॉफ्टवेयर इसको भी प्रोवाइड करना है और यही सॉफ्टवेयर इसे भी प्रोवाइड करना है। तो एक मशीन जो अलग अलग सिस्टम को कोई भी सर्विस दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सर्वर। और इसे क्या बोलेंगे? क्लाइंट। तो जो कोई फीचर लेता हो, अब जैसे मान लो अभी के केस में ही, अभी के केस में मैं क्या हुआ और आप लोग क्या हुए? क्लाइंट। अब आप अगर अपने घर में रहते हो तो घर में आपके पेरेंट्स क्या हुए? सर्वर। और आप क्या हुए उनके लिए? क्लाइंट्स। कोई अगर हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल का जो ओनर है वो क्या है आपके लिए? सर्वर। और आप क्या है उनके लिए? क्लाइंट। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करवाना है या एफिडेविट करवाना है, आप जाते हैं कोर्ट कचहरी में, वकील साहब से मिलते हैं, तो वकील साहब आपके लिए क्या हैं? और आप क्या हैं उनके लिए? तो सर्वर और क्लाइंट समझ में आया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का 2 टाइप, एक सर्वर और दूसरा क्लाइंट। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब सर्वर की अगर हम बात करें तो सर्वर भी कितने तरह का है? अलग अलग तरह का। अब सर्वर का उदाहरण लोगे तो देखो बहुत सारी कंपनी है जो अपना क्या बनाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। लेकिन 2 कंपनी है वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे दुनिया में, जो सबसे फेमस है। नाम सुने होगे तो बताना। और दूसरे का नाम क्या है? रेड हैट। पहले का नाम क्या लिखा हूं मैं?
माइक्रोसॉफ्ट, और दूसरे का नाम क्या लिखा हूँ, रेड हैट। दोनों का नाम सुने थे कि नहीं पहले से? माइक्रोसॉफ्ट कहाँ, रेड हैट का सुना था? नहीं सुना था। माइक्रोसॉफ्ट का सुना था, क्योंकि इसके फाउंडर भी आते रहते हैं लिट्टी चोखा भी खाने, है ना, चाय वाले के साथ चाय पीने। क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर का? बिल गेट्स। पता है सबको? हाँ। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर के लिए, वो है आपका विंडोज एनटी से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है? पहला जो था वो था विंडोज एनटी। क्या था? विंडोज एनटी, है ना। जो ये घटना मान के चलो आपका 95-96 का है, तब आया था विंडोज एनटी। और आज के डेट में जो इसका सबसे लेटेस्ट जो है वो है विंडोज सर्वर 2022, और ये हमेशा नया आते ही रहता है। रेड हैट की बात करें तो रेड हैट माइक्रोसॉफ्ट का सबसे क्लोज राइवल है। राइवल समझते हो ना, प्रतिद्वंदी, है ना। तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसको बोलते हैं लाइनेक्स। क्या बोलते हैं इसको? सुना होगा लाइनेक्स के बारे में। लाइनेक्स के नाम पे याद आया, कल शाम में क्लास काहे नहीं आई थी? लाइनेक्स तो छूट गया तुम्हारा कल का। तो और तुम भी ज्वाइन नहीं किए होगे। ग्रुप बन गया है, तो आज से भेज देंगे ग्रुप में। तो लाइनेक्स बहुत इम्पोर्टेंट है आज के डेट में। कुछ भी, हम स्मार्ट वॉच भी पहने हुए हैं, इसमें भी क्या है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो एंड्रॉयड टीवी है इसमें भी क्या है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनेक्स हर जगह है आज के डेट में। जहाँ भी हम एआई देख रहे हैं वहाँ क्या है? लाइनेक्स। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वेंडर है उसका नाम क्या है? रेड हैट। अब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज का ओनर माइक्रोसॉफ्ट है, लाइनेक्स का रेड हैट। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर नाम सुनोगे तो ये भी विंडोज का ही है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का ही है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट के लिए जो बनाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका एग्जाम्पल अगर नामी गिरामी सुने होगे तो एक्सपी सुने हो? विंडोज एक्सपी नहीं, विंडोज एक्सपी आया था। एक्सपी के बाद क्या आया? विस्टा आया। विस्टा के बाद क्या आया? विंडोज 7 आया। फिर सुने होगे कि विंडोज 8 आया, फिर विंडोज 10 आया, और लेटेस्ट में क्या यूज होता है? विंडोज 11। ये सब किसका उदाहरण है? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का। याद रहेगा ये सारा पॉइंट?